नमस्ते डियर फ्रेंड्स, मेरा नाम है शुभम शर्मा। आज हम एक टॉपिक पे डिस्कस करेंगे जो 9th स्टैंडर्ड के इकोनॉमिक्स का पहला पार्ट है। आपको 9th स्टैंडर्ड में इकोनॉमिक्स इंट्रोड्यूस किया है, तो इकोनॉमिक वर्ल्ड से इंट्रोडक्शन के लिए आपसे उसका परिचय करवाने के लिए एक पालमपुर नाम के विलेज का एक स्टोरी दिया है कि पालमपुर विलेज में कैसे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती है। एक टिपिकल इंडियन विलेज की स्टोरी है। उस बुक में पालमपुर के जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती है विलेज के अंदर, एक साधारण विलेज के अंदर, एक नॉर्मल से विलेज के अंदर कैसे अलग अलग तरह की इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती है, जो कि वी नो दैट विलेज में जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती है वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड होती है। तो पालमपुर के इस विलेज में एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ और अदर एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ किस तरह से उस विलेज को चलाती है, उसके नेबरिंग विलेजेस के बारे में लिखा है, और वहाँ के जो लोग हैं किस तरह के लोग रहते हैं, क्या क्या सुविधाएं हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले उस गांव के बारे में इंट्रोडक्शन दिया है। सबसे पहली और कई बार दो बार एनसीईआरटी के बुक में ये क्लैरिफिकेशन दिया है, इट्स एन हाइपोथेटिकल विलेज, इट्स एन इमेजिनरी विलेज। ये एक इमेजिनरी विलेज है, ठीक है। ऐसा कोई विलेज एग्जिस्ट शायद ना करे, लेकिन एक टिपिकल इंडियन विलेज में किस तरह से हलचल होती है, किस तरह से एक्टिविटीज़ होती है, उसके बारे में आपको एक रफ आइडिया मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं पालमपुर विलेज के बारे में। पालमपुर विलेज एक नॉर्मल वेस्टर्न यूपी के क्लाइमेटिक कंडीशंस और सॉइल टाइप वाला और उस तरह के वातावरण वाला एक विलेज का उसमें मेंशन किया हुआ है। और एक पालमपुर विलेज के नेबरिंग में भी एक और विलेज है शाहपुर, और एक और टाउन है पालमपुर के पास में रायगंज। जैसा कि होता है एक विलेज होता है, उसके आजू बाजू इन एंड अराउंड उसके जैसे कोई एक विलेज होता है, और एक बड़ा कोई एक शहर होता है, बड़ा कोई टाउन होता है, तहसील प्लेस होता है, या कोई जिला हेडक्वार्टर होता है उसके आजू बाजू में, जहाँ से उसकी एक्टिविटीज़ चलती है, ठीक है। तो पालमपुर मेन एक विलेज है जिसके अराउंड पूरी ये स्टोरी घूम रही है। दूसरा विलेज है शाहपुर, और जो टाउन है वो है रायगंज। शाहपुर है वहाँ से 3 किलोमीटर्स की डिस्टेंस पे। तो शुरुआत करते हैं पालमपुर के बारे में। पालमपुर विलेज की एक जो संरचना है उसके अंदर टोटल 450 फैमिलीज़ है, आउट ऑफ विच 1/3 जो फैमिलीज़ है वो मार्जिनल ग्रुप को बिलोंग करती है, शेड्यूल कास्ट ग्रुप को बिलोंग करती है, जिनके लिए दलित ये वर्ड भी यूज़ किया गया है। दलित या शेड्यूल कास्ट, इस ग्रुप के बारे में आपको पिछले क्लासेस में 8th स्टैंडर्ड में आपको मार्जिनलाइज्ड वाला जो सेक्शन था, जो यूनिट था, उसके अंदर आपको इसके बारे में डिटेल में बताया गया है कि कैसे ये थोड़े से अंडर प्रिविलेज्ड और अंडर डेवलप्ड या पुअर क्लास होता है, जिनको कुछ 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 जो पुरानी चली आ रही जो प्रथाएं, उनकी वजह से इनको वो प्रिविलेजेस नहीं मिल पाते जो एक एवरेज, एक नॉर्मल कास्ट के व्यक्ति को मिलते हैं। तो ये शेड्यूल कास्ट के लोग एक कॉर्नर में, एक पालमपुर के कॉर्नर में, विलेज के कॉर्नर में रहते हैं। इनके घर है, कच्चे घर है, मड और स्ट्रॉ से बने हुए घर है। रेस्ट ऑफ द जो फैमिलीज़ हैं उनमें कुछ मिडिल क्लास लोग हैं, कुछ अपर क्लास लोग हैं, और जो मिडिल क्लास लोग हैं या अपर क्लास लोग हैं वो या तो उनकी खुद के फार्म्स है या वो अदर फार्म एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है। जो अपर क्लास के लोग हैं उनके भी फार्म है, उनके फार्म्स के साइज़ बड़े हैं। मिडिल क्लास के लोगों के फार्म्स के साइज़ छोटे हैं, ओके। तो चलिए बात करते हैं प्रोडक्शन एक्टिविटी से। किस तरह प्रोडक्शन एक्टिविटी किसी भी जगह की, किसी भी टेरिटरी की, किसी भी विलेज की, इन दिस केस पालमपुर विलेज की इकोनॉमी को अफेक्ट करती है, उस इकोनॉमी का पार्ट है या उस इकोनॉमी को शेप अप करती है। प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ कहीं भी इन दिस वर्ल्ड, इस दुनिया में आप कहीं भी चल जाओ, प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ में जो प्रोडक्ट बनते हैं वो सिर्फ 2 तरह के प्रोडक्ट बनते हैं, केवल दो, गुड्स या सर्विसेज। 2 ही चीज़ें बनाती है कोई भी कंपनी, या तो गुड्स बनाती है, सर्विसेज बनाती है। आप अपने चारों तरफ देख लीजिए, आपके आसपास जो भी दुकानें हैं, या कोई फैक्ट्री है, या कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, या कोई एग्रीकल्चरल यूनिट है, या कोई एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री है, वो क्या कर रही है? 2 ही चीज़ें कर रही है, या तो वो गुड्स बना रही है या सर्विसेज बना रही है, और कोई तीसरी चीज़ हो ही नहीं सकती। बैंकिंग सर्विसेज में आएगा, आपकी फैक्ट्रीज वो गुड्स बनाएगी। इस तरह आगे के सेक्शंस में हम आगे और देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें गुड्स में आती है, क्या सर्विसेज में आती है।
तो पालमपुर में भी 2 एक्टिविटीज़ होती है, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोडक्शन में। और प्रोडक्शन करने के लिए, किसी भी चीज़ के प्रोडक्शन के लिए, कोई भी कंपनी सेटअप करने के लिए, फैक्ट्री सेटअप करने के लिए, कोई भी प्रोडक्शन एक्टिविटी को स्टार्ट करने के लिए चार मेन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। चार मेन एलिमेंट्स जो प्रोडक्शन के लिए लगते हैं, किसी भी गुड्स या सर्विसेज के प्रोडक्शन के लिए जो 4 चीज़ें लगती है वो है लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर वो जो इन पहले 3 एलिमेंट्स को एक साथ लाता है, एक साथ जोड़ता है। ठीक है, सबसे पहली चीज़ है लैंड, ज़मीन रहेगी तभी तो उस जगह पे हवा में थोड़ी प्रोडक्शन होगा। ज़मीन पे वो सेटअप, जो पूरा सेटअप लगाया जाएगा वो लैंड पे लगाया जाएगा। वहाँ पे काम करने वाले लेबर्स, ठीक है, वो जो इनपुट डाला है आपने उस लैंड के ऊपर, उसमें जो इन्वेस्टमेंट किया है, उस इन्वेस्टमेंट को वर्क चालू रखने के लिए, उसके अंदर से कुछ प्रोडक्टिविटी, उसको कुछ चीज़ निकालने के लिए लगेगा आपको लेबर, स्किल्ड या अनस्किल्ड, 2 तरह के लेबर। उसके बाद में आता है कैपिटल यानी असली कैपिटल जो है वो है पैसा, मनी। ठीक है, और किसी भी प्रोडक्शन एक्टिविटी के लिए कैपिटल 2 तरह के लगते हैं, एक होता है फिक्स कैपिटल, एक होता है वर्किंग कैपिटल। ठीक है, फिक्स कैपिटल क्या होता है? फिक्स कैपिटल में वो चीज़ें आ गई जो आपने आपकी प्रोडक्शन एक्टिविटी के टाइम पर शुरुआत में आपने उस चीज़ों को खरीद लिया या उस चीज़ों को आपने उस एक्टिविटी के अंदर, प्रोडक्शन एक्टिविटी के अंदर डाल दिया, वो फिक्स हो गई। उसके बाद आपको बार बार उसको उसके अंदर ऐड ऑन करने की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसी क्या चीज़ें हैं जो फिक्स कैपिटल में आ सकती है? आपके टूल्स, आपकी मशीनरीज, ठीक है, आपकी जो बड़े बड़े आप जो अलग अलग जो सेटअप लगाते हो, जो शुरुआत में इनिशियली लगाते हो, वो हो गए आपके फिक्स कैपिटल। वर्किंग कैपिटल में क्या आएगा? आपका पैसा आएगा जो आपको बार बार उसके अंदर इन्वेस्ट करना पड़ेगा। आपका रॉ मटेरियल आएगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल कोई टेक्सटाइल मिल है, ठीक है, टेक्सटाइल मिल का क्या काम है? टेक्सटाइल क्लोथ्स बनाना, कपड़े बनाना, या कोई स्पिनिंग, उसके जो धागा होता है वो यार्न बनाना। ठीक है, तो उस टेक्सटाइल मिल का अपन यदि एग्जांपल कंसिडर करें तो टेक्सटाइल मिल के अंदर मिल है, उसको सेटअप करने के लिए लैंड लगेगा। ठीक है, और फिर टेक्सटाइल मिल के अंदर आपका कैपिटल, 2 तरह का कैपिटल लगेगा, दोनों कौन सा? वर्किंग कैपिटल और फिक्स कैपिटल। फिक्स कैपिटल में क्या लगेगा? वो बड़े बड़े टूल्स, वो जो मशीनरीज है जो आपका कॉटन को लेकर उसको साफ करके उसके अंदर से सीड्स अलग करती है, फिर उसका धागा बनाती है, फिर उस धागे को सिलकर एक कपड़ा बनाया जाता है। वो जो मशीन्स है, वो मशीन्स आपका हो गया फिक्स कैपिटल। वर्किंग कैपिटल टेक्सटाइल इंडस्ट्री में क्या लगेगा? आपका रॉ मटेरियल। टेक्सटाइल इंडस्ट्री का रॉ मटेरियल है, सबसे मेन टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर जो रॉ मटेरियल लगता है वो है कॉटन आपको एज अ रॉ मटेरियल, एज अ वर्किंग कैपिटल टेक्सटाइल मिल के अंदर लगेगा। ठीक है, कॉटन का प्रोडक्शन कहाँ होता है? लैंड पर होता है। एग्रीकल्चर एक्टिविटी हो गई, वो एक फार्म से कॉटन ग्रो करके वो एज अ रॉ मटेरियल इस टेक्सटाइल इंडस्ट्री में एज अ वर्किंग कैपिटल हम यूज़ करेंगे। ठीक है, तो तीसरी चीज़ हो गई आपका एंटरप्रेन्योर, जो वो ह्यूमन कैपिटल है। ठीक है, वो टेक्निकल आदमी, या जो उस लैंड का, उस फैक्ट्री का, उस कंपनी का मालिक, वो हो गया उसका एंटरप्रेन्योर। ठीक है, जो इन 3 चीज़ों को पूरा मैनेज करेगा। लैंड को मैनेज करेगा, कैसे लैंड को यूटिलाइज करना है, उसके अंदर फिर लेबर आपके लगाएगा वो, कि किस तरह, कौन सा टाइप का लेबर को कहाँ लगाना है, कौन सा लेबर क्या काम कर सकता है, कौन सा लेबर कॉटन के जो वो आएंगे बॉल्स, या वो जो बड़े बड़े बंडल्स होते हैं रॉ कॉटन, उनको उठाने के लिए एक लेबर लगेगा। फिर उस कॉटन में से सीड्स अलग करने के लिए मशीन के अंदर डालने वाला लेबर अलग होगा। ठीक है, और फिर वो कॉटन के अंदर से धागे बनाने वाला जो मशीन जो हम यूज़ करते हैं, उस मशीन को चलाने के लिए आपको फिर स्किल्ड लेबर लगेगा। स्किल्ड लेबर अलग टाइप का लेबर है, वो वज़न उठाने वाला, माल ढोने वाला लेबर वो अलग है, उसको स्किल नहीं है, उसके पास सिर्फ मस्कुलर पावर है, वो सिर्फ मस्कुलर एक्टिविटी करना चाहता है, वो हैवी एक्टिविटी करना चाहता है, उसको धागा बनाने की स्किल नहीं है। तो उसमें 2 अलग अलग तरह के लेबर, एक स्किल्ड एक अनस्किल्ड लेबर। ठीक है, उसके बाद में फिर वो टेक्सटाइल मिल को चलाने वाला, वो मैनेज करने वाला, उसके अंदर पैसा कैपिटल इन्वेस्ट करने वाला,
वो एंटरप्रेन्योर। ये 4 एक्टिविटीज़ हो गई जो एक पर्टिकुलर किसी पर्टिकुलर प्रोडक्शन के लिए लगती है। इस केस में हमने टेक्सटाइल इंडस्ट्री का एग्जांपल लिया। ऐसे कोई भी अलग अदर एक्टिविटीज़ में भी ये 4 चीज़ें आपको लगना ही है। ये 4 मेन चीज़ें हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। ठीक है, लैंड ये फिक्स है, ठीक है, लैंड फिक्स है, ये चेंज नहीं होती। आप नए लैंड का निर्माण नहीं कर सकते। हाँ, वो आर्टिफिशियल आइलैंड्स बनाना वो दैट इज़ डिफरेंट थिंग। ठीक है, आप वो फिर नेचर के अगेंस्ट जाकर कुछ तो भी गड़बड़ कर रहे हैं, वो बिल्कुल अलग एक्टिविटी हो गई। ठीक है, लैंड जो आपको मिली है वो एक फिक्स है। ठीक है, इंडिया का जो टोटल एरिया है वो 32 लाख स्क्वायर किलोमीटर है, 3.2 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है, वो फिक्स रहेगा। ठीक है, उसमें आप चेंजेस नहीं कर सकते। ठीक है, वो 32 लाख स्क्वायर किलोमीटर ही रहेगा। ठीक है, हाँ, उसका लैंड यूजेज आप चेंज कर सकते हो। ठीक है, जो पहले एक फॉरेस्ट था, उस फॉरेस्ट को आपने क्लियर करके उसको एज एन एग्रीकल्चर लैंड के लिए यूज़ किया। ठीक है, कोई बैरन लैंड था तो उसको आपने उसके अंदर कुछ ट्रीटमेंट करके, उसको कुछ एक्टिविटी करके, उसके अंदर कुछ टिलिंग विलिंग करके, उसके अंदर फर्टिलाइजर वगैरह डालकर आपने उसको एज एन एग्रीकल्चर लैंड के लिए यूज़ किया। लैंड यूजेज बढ़ सकता है, लेकिन टोटल लैंड एरिया आप बढ़ा नहीं सकते। टोटल लैंड एरिया बढ़ाना इज काइंड ऑफ अगेंस्ट द नेचर। ठीक है, आर्टिफिशियल आइलैंड्स बनाकर लैंड बढ़ाए जाते हैं, वो बिल्कुल अलग टॉपिक है, उसमें अपन नहीं जाएंगे। ठीक है, तो पालमपुर के केस में लैंड जो है वो फिक्स्ड है। ठीक है, 1970s बुक के अंदर जो मेंशन किया है, 1970s के बाद में, 1960s और 70s के बाद में पालमपुर के अंदर लैंड जो अंडर एग्रीकल्चरल एक्टिविटी थी वो उसके बाद में 1960s और 70s के बाद में बढ़ी नहीं, वो उतनी ही रही। फिर भी ऐसा मेंशन किया है कि जो पालमपुर के लैंड फिक्स होने के बाद भी वहाँ पे जो ओवरऑल एग्रीकल्चरल आउटपुट था वो बढ़ गया। कैसे बढ़ा? ठीक है, नई नई टेक्नोलॉजी को यूज़ करके, नए इनोवेशंस को यूज़ करके, फर्टिलाइजर्स यूज़ करके उन्होंने उस लिमिटेड लैंड के अंदर अपने एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ को बढ़ाया, प्रोडक्शन को बढ़ाया। ठीक है, अब एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ कैसे होती है? एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ हमारे देश में 3 टाइप की होती है, मेनली 3 टाइप की। आपने 8th स्टैंडर्ड में एग्रीकल्चर में देखा होगा, 3 एग्रीकल्चर सीजन्स होते हैं। एक होता है खरीफ सीज़न, दूसरा होता है रबी सीज़न, तीसरा यदि आपकी लैंड और क्लाइमेटिक कंडीशंस और आपके पास वाटर है तो आप एक और क्रॉपिंग ले सकते हो, उसको कहा जाता है जायद। खरीफ, रबी, जायद। ठीक है, अब खरीफ सीज़न क्या होता है? जो ऑनसेट ऑफ रेनी सीजन होता है, ऑनसेट ऑफ मानसून होता है, उसमें जो खेती की जाती है कि ऊपर से बारिश हो रही है और आपकी खेती चल रही है, वो है खरीफ सीज़न। ठीक है, तो पालमपुर के विलेजर्स खरीफ सीज़न में लेते हैं जवार एंड बाजरा। ठीक है, वेस्टर्न यूपी वाला एरिया है। ठीक है, वेस्टर्न यूपी, पंजाब एंड हरियाणा, ये सबसे फर्टाइल रीजन्स ऑन अर्थ है। ठीक है, इसकी जो सॉइल है वो है सबसे फर्टाइल टाइप की सॉइल, जिसको कहा जाता है एल्यूवियल सॉइल। ठीक है, सबसे ज़्यादा फर्टाइल सॉइल। ठीक है, तो पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न यूपी का जो रीजन है वहाँ पर एल्यूवियल सॉइल है। गंगा और इंडस का बेसिन है वहाँ पर, गंगा और इंडस रिवर सिस्टम का फ्लडिंग की वजह से हर साल नया नया इसके अंदर मिनरल्स ऐड होते हैं, इसलिए सबसे ज़्यादा फर्टाइल लैंड है। तो पालमपुर विलेज भी वेस्टर्न उत्तर प्रदेश के अंदर एक इमेजिन किया हुआ गांव है। ठीक है, तो एल्यूवियल सॉइल होने की वजह से वहाँ पे प्रोडक्शन एक्टिविटी वैसे ही ज़्यादा है। तो खरीफ सीज़न के अंदर पालमपुर के विलेजर्स लेते हैं जवार एंड बाजरा। ठीक है, फिर बाद में जो विंटर सीजन होता है, रबी, दिवाली के बाद वाला, उसमें होती है वहाँ पर वीट की सोइंग। ठीक है, और ग्रीन रिवोल्यूशन के बाद में पालमपुर में जो ओवरऑल प्रोडक्शन, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है वो ड्रास्टिकली बढ़ गया। लैंड लिमिटेड थी, फिर भी उन्होंने प्रोडक्शन को डबल ट्रिपल किया है, ऐसा पालमपुर में कहा गया है।
ग्रीन रिवोल्यूशन की सच्चाई हमें पता है कि ग्रीन रिवोल्यूशन में मॉडर्न टेक्नोलॉजी, मॉडर्न डेवलपमेंट्स, मॉडर्न फार्मिंग टेक्निक्स यूज़ करने के लिए सबसे पहले के जो फार्मर्स थे पूरे देश में, सबसे पहले मॉडर्न टेक्नोलॉजी फार्मिंग में इंट्रोड्यूस करने वाले फार्मर्स थे पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न यूपी के किसान। इसीलिए हम पालमपुर को भी उसकी कैटेगरी में डालेंगे। और इस तरह मॉडर्न फार्मिंग को यूज़ करके पालमपुर के फार्मर्स ने अपने एग्रीकल्चर प्रोडक्शंस बढ़ाए। ओके।